खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। आज की नशरियात में बात जम्मू कश्मीर की ज़रूर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी उफक पर, इक़्तिसादी मामलात में क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में सियासत कौन सी करवट ले सकती है, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और 10 बजे क्या कुछ होगा, वो बड़ी बात भी आपको ज़रूर बताएंगे। और फिर आलमी दुनिया में कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आप और हम बराबर अपना साथ देंगे। हम स्टूडियो में बैठे आपके साथ बात करते रहेंगे। आप घर के अंदर, दुकान पर और कारोबार के दौरान भी हमारी नशरियात को देख रहे हैं, इसका हमें पूरा यकीन है। और अपना फीडबैक हम तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा। 9:40 पर हस्बे वादा प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आप और हम दोबारा बैठेंगे, बात करेंगे जी कैसे, फ़ोन लाइन के ज़रिए से, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आप बराह रास्त बात कर सकते हैं हमारे साथ। ये तो प्रोग्राम का फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि प्रोग्राम टीवी पर तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन टीवी के साथ साथ हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो काफ़ी एक्टिव रहता है, 24/7 आपके साथ साथ रहता है, तो उस पर ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप बराबर हर खबर से बाखबर रह सके। बढ़ते हैं जी आगे, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आपको सबसे पहले बताते हैं कि माजी में आज के दिन में क्या कुछ था, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में आज किन बातों का खुलासा किया गया है, बताएंगे आपके सामने मेरे साथी गौहर पीछे। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे आज क्या कुछ हुआ। 22 अक्टूबर के दिन ही क्या कुछ हुआ है। 22 अक्टूबर की बात करेंगे तो 1867 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का संग बुनियाद रखा गया है। 22 अक्टूबर को ही 1875 अर्जेंटाइन में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन का आगाज़ हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर 1883 में न्यूयॉर्क में ओपेरा हाउस का इफ्तिताह किया गया है। और आज ही के दिन 1975 में तुर्की सफारतकार का वीना में गोली मारकर कत्ल किया गया है, वो आज ही का दिन था 22 अक्टूबर जब उनका कत्ल हुआ है। और आज ही के दिन साल 2007 में चीनी सदर ओजिना ने दूसरी बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाली है। और आज ही के दिन 1937 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार कादिर खान की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 1964 में फ्रांसीसी फ़लसफ़ी और मुसन्निफ़ जियां पॉल सावर्तर ने नोबेल इनाम से इनकार किया है। और आज ही के दिन साल 2016 में भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, वो आज ही का दिन था 22 अक्टूबर साल 2016 जब भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें जो आज ही के दिन हुआ है हिस्ट्री के हवाले से। बढ़ते आगे, अब बात प्रोग्राम के मज़ीद खबरों का आगाज़ इशफाक गौहर करेंगे। चलिए जी, अब जरा खबरों की ओर आते हैं। और बात सबसे पहले जो हम कल आपको बता चुके थे कि वैक्सीन कारी का अमल तेज़ी के साथ मुल्क भर के अंदर चल रहा है और कमोबेश 100 जो एक सेट टारगेट वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किया गया था कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, हदफ मुकम्मल हो गया था। और इस पर कल हमने देखा कि तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। लेकिन इस बीच खबर क्या कुछ है, खबर ये है कि एक बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीनेशन के दायरे से बाहर है और उसको किस तरीके से इस वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जाए, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुल्क के सामने है, वो ये है कि दूसरा फेज़ यानी जो डोज 2 है, यानी जहाँ पर 2 वैक्सीन लगानी है, तब जाकर आपके पास एक सर्टिफिकेट होगी कोविड वैक्सीनेशन की। और ये माना जाएगा कि मुल्क के अंदर कोरोना मुखालिफ मुहिम जो छेड़ी गई थी वो मुकम्मल हुई है। उसमें अभी भी मशक्क़त करना बाकी है। अभी तक 59.29 लाख डोजेज जो है वो अगस्त के अंदर दिए गए और उसके बाद जब आप सितंबर का महीना देखेंगे तो 78.6 लाख 9 डोजेज जो है वो दिए गए।
और जब आप रवा महीने के अंदर इस को देखेंगे, अक्टूबर की 20 तारीख तक इसको देखेंगे तो ये एवरेज जो है वो घट चुकी है और नीचे आई है, और ये एवरेज चली गई है बहुत कम। यानी जहां वैक्सीनेशन का अमल हम पहले देख रहे थे कि बहुत तेजी के साथ बढ़ा, और 2-3 दिनों का हमने आंकड़ा भी आपको बताया कि किस किस दिन में सबसे ज्यादा बढ़े, लेकिन जब आप रूटीन में इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को देखेंगे तो अब ये थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी का शिकार हो रही है। एक तरफ से जनाब ये सवाल है, और दूसरा बड़ा सवाल जो है 74% अडल्ट पॉपुलेशन ने अभी तक सिर्फ पहला डोज लिया है। 74% पॉपुलेशन, नो डाउट कि 60 से ज्यादा है, 74% पॉपुलेशन ने सिर्फ पहला डोज लिया है। और जो सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 31% आबादी भारत की ऐसी है जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि दूसरे फेज को लेकर, यानी जो 2 वैक्सीन लगाने का अमल है, दूसरा वैक्सीन चलाने का अमल है, उसको और तेज क्यों करना, क्योंकि अभी हम 31% अचीव कर चुके हैं टारगेट को, जहां पर 2 वैक्सीन लगे हैं, पूरी डोज हुए हैं। मुल्क भर के अंदर बूस्टर लगना शुरू हो गया, अमेरिका के अंदर बूस्टर लगना शुरू हो गया। अभी हम कहां पर जी, दूसरे डोज पर। लेकिन जब आप इसको दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करेंगे तो रफ्तार हमारी बहुत बेहतर बढ़ी है। और पिछले 8 महीनों के दौरान जिस तरीके से वैक्सीन को लाया गया, वैक्सीनकारी के निजाम को चलाया गया, ये बेहतर कारामद है, और पूरी दुनिया को भी हमने लेने की कोशिश में की, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यही वजह कि WHO ने अपने तरीके से बात रखी है, और मुख्तलिफ आलमी इदारों ने कहीं ना कहीं भारत की पीठ भी थपथपाई है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज जब आप देखेंगे तो हमारे पास 31% आबादी ऐसी है जिनको दोनों डोजेज लगे हैं, और 74% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली ऐसी है जिनको अभी सिर्फ पहला डोज लगा है। तो जश्न अपनी जगह ठीक है जी, बनाए हम, लेकिन इस रफ्तार को और तेज कैसे करना है, इसकी ओर जो हमें काफी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन जो मैंने पहले आपको बताया था कि जनाब अगस्त में 59.2 लाख डोजेस दिए गए, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सितंबर में ये डोज बढ़ के 78.69 लाख डोजेस तक पहुंच गए हैं, और अब जब आप अक्टूबर के 20 दिनों को खंगालेंगे दैट इज 46.68 लाख। तो अब आप समझ सकते हैं कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई है। उसके बाद जो जिन रियासतों के अंदर बेहतर कारकर्दगी है और जिन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, तो उसमें कौन कौन सी रियासत है जी? जो बड़ी स्टेट्स है, 5 रियासतें जहां पर दूसरा डोज वैक्सीनेशन का मुकम्मल करने की और नेशनल एवरेज में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं जी, वो गुजरात है जहां पर 50% आबादी को दोनों डोजेज लगे हैं। कर्नाटका है, 40% से ज़्यादा आबादी को वहां पर डोजेज लग चुके हैं। कर्नाटका के अंदर 36% आबादी ऐसी है जिनको दोनों डोजेज जो हैं वो लग चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 32% आबादी है, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी 18%, बिहार में 21% और वेस्ट बंगाल के अंदर 26% ऐसी रियासतें, ये वो रियासतें हैं जहां पर 2 डोजेस जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जहां तक आप जिक्र करेंगे, आप कहेंगे जनाब इतनी रियासतों का हाल तो बता दिया लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल नहीं बताया, तो जम्मू कश्मीर उन टॉप 7 रियासतों में भी नहीं है जहां पर तेजी के साथ 2 डोजेस दिए गए हैं, और जम्मू कश्मीर जो टॉप 10 है उसमें भी नहीं है। लेकिन जो रियासतों की फहरिस्त है उसमें जरूर डबल डिजिट के अंदर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जहां पर 2 डोजेस देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन पहले फर्स्ट डोज को में भी एक कसीर आबादी अभी है जहां पर देना बाकी है, और डबल डोज में भी अभी काफी मशक्कत करने, इसलिए जो डोजेज है दूसरे की वो तेजी के साथ आगे बढ़े, इसकी ओर हमने आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज के दिन जब हम आपके साथ ये शेयर कर रहे थे तो जो एदाद शुमार थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे कि कल दिन में तकरीबन 70 लाख से ज्यादा डोजेज ऐसे थे जो लगे ही नहीं, क्योंकि लोग आए ही नहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, जबकि बूस्ट किया गया था सरकार की तरफ से कि जनाब वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। इधर लोगों का मानना है कि जनाब अब जिस तरीके से पहले फेज में हम देख रहे थे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत सारी जगहों पर थे, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स कहीं मिल नहीं रही है। मुल्क भर की बात इस तरीके से कर रहे हैं, और जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स है भी वहां भी वैक्सीन की टाइमिंग को लेकर काफी लोचा बना हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियां जो वो सबसे ज्यादा देखने को मिले। तो फिलहाल एदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दी हैं, तो ये एदाद शुमार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगी हमारी दूसरी खबर की, क्योंकि जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजीर आजम आज कौम के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। यानी वजीर आजम आज 10 बजे कौम के नाम पैगाम देंगे। 10 बजे जब वो कौम के नाम पैगाम देंगे
तो माहिरीन का मानना है, पहले ये बात जरा क्लियर कर दें हम कि वजीर आजम का 10 बजे का वक्त जो है ये खुद वजीर आजम के दफ्तर ने जो है वो ट्विटर पर आगाही दिलाई है कि वजीर आजम आज कौम के नाम 10 बजे इंतहाई अहम पैगाम देने जा रहे हैं। और ये पैगाम की बात क्या कुछ होगी, तज्जिया निगार और सियासी पंडित कह रहे हैं कि जनाब इक़्तिसादियात पर एक फोकस होगा, सियासत पर फोकस होगा और सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो कोरोना वैक्सीन के आसपास होगा, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार होनी चाहिए थी, रफ्तार में थोड़ी सी गर्माहट पैदा की जाएगी और वो गर्माहट वज़ीर आज़म की तकरीर से पैदा करने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि 3 मुद्दे ऐसे हैं, वैक्सीनेशन को और तेज़ करना, मईशत को पटरी पर लाकर तेज़ बढ़ाना और साथ साथ सियासी एतबार से कुछ अहम बातें जो है वो आज हो सकती है, क्योंकि 10 बजे वज़ीर आज़म जो है वो आज अपनी बात रखने जा रहे हैं और कौम के नाम नेशनल एड्रेस जिसे कहा गया है वो आज 10 बजे होगा। और ये 10 बजे तब हो रहा है जब 1 बिलियन या 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के हदफ के दायरे में लाया गया है। उस सिलसिले में कल हमने देखा कि तकरीब का एहतमाम हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको और आंकड़ा इस खबर का बता दिया है। तो माना जरा कि वैक्सीन पर बड़ी बात आज वज़ीर आज़म तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ इक़्तिसादियात पर भी बात होगी। आने वाले दिनों में चुनाव है, कहीं ना कहीं वो रंग भी इस तकरीर के अंदर ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करें क्या कुछ वहाँ पर होगा, इसके लिए हम भी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 10 बजे वज़ीर आज़म जब तकरीर करेंगे तो उस तकरीर को आप बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज़ पर भी देखेंगे ज़रूर। तो ये तो थी बात जनाब वज़ीर आज़म की। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं योगेंद्र यादव की। जी हम बात करेंगे योगेंद्र यादव की, क्योंकि किसान मोर्चे में इख्तिलाफ साफ अब नजर आ रही है। इख्तिलाफात क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव जो हाल ही में जहां लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर वो कई जो लोग जाँ बाग हुए थे उनके घर जाकर उन्होंने उनके साथ घर वालों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, ताज़ियत की है। उसके साथ ही जब वो भाजपा के कारकुन के घर भी गए उसके बाद ही इख्तिलाफात सामने आए हैं। जी हाँ, योगेंद्र यादव 1 माह के लिए मोर्चे से अब मुअत्तल किए गए हैं और साथ ही साथ यादव ने जब लखीमपुर मामले को लेकर वो उनके घर जाकर ताज़ियत की, उसके बाद ही उस मोर्चे के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं और अब उन्हें 1 माह के लिए मुअत्तल किया गया है। मोर्चे में आने वाले चुनाव को लेकर भी जो है इख्तिलाफात साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले असेंबली इंतखाबात जो यूपी में होने वाले हैं, माना जाता है कि किसान मोर्चा भी वहां पर इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं या आने वाले कहीं पर भी इंतखाबात लेने के हवाले से अब साफ साफ इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट है, आपने टीवी चैनल्स पर उनको टीवी डिबेट्स में देखा होगा। जब चुनाव होते हैं तो वो गणित को गिनवाते हैं कि कैसे होगा क्या कुछ, बड़े मशहूर आदमी है। उसके बाद जब आप किसानों के ज़ाविये से देखेंगे तो पहले दिन से ही, बल्कि बहुत पहले से वो किसानों की बात करते आ रहे हैं और अपनी एक अलहदा पार्टी उन्होंने इसी के लिए बनाई भी थी। तो वो लगातार इस मोर्चे के साथ बनी हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा जो बड़ा बैनर था उसके साथ जोड़कर वो कभी संगू बॉर्डर पर, कभी दिल्ली बॉर्डर पर, कभी गाज़ियाबाद के अंदर एहतजाज करते रहे। और गुज़श्ता दिनों लखीमपुर खीरी के अंदर जो इंसिडेंट पेश हुआ जिसमें किसान मारे गए और किसान मरने के साथ साथ वहाँ पर बीजेपी के कारकुन भी मारे गए जब तशद्दुद हुआ था। तो उस तशद्दुद की वजह से जहां योगेंद्र यादव ने गुज़श्ता दिनों बीजेपी कारकुन के घर जाकर ताज़ियत की, वो कहीं ना कहीं बारे गिरा है किसान मोर्चे पर। और किसान मोर्चे ने फिलहाल उन्हें 1 महीने के लिए इस पूरे मोर्चे से उन्हें सस्पेंड कर दिया है। और उन्हें पहले माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं, ज़राए के मुताबिक उन्होंने लॉजिक जो है वो बड़ा मजबूत दिया। मैंने पहले कहा वो सेफोलॉजिस्ट है और सेफोलॉजिस्ट के पास हमेशा लॉजिक रहता है, और वो लॉजिक जब उन्होंने दिया तो किसानों की समझ में लॉजिक आया नहीं, उन्होंने बात मानी नहीं और 1 महीने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक बात सही है जी, जो मुझे भी लग रहा है, योगेंद्र यादव ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देखिए मारा तो इंसान जा रहा है, चाहे वो तशद्दुद की भेंट चढ़े या गाड़ी के नीचे चले, और दोनों के साथ हमदर्दी एक साथ होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं तो हमने उस आदमी के लिए भी लड़ना होगा जो तशद्दुद की भेंट चढ़ा है। तो ये बात कहीं ना कहीं बनती हुई नजर नहीं है, और जिसके बाद यादव को जो है वो बाहर का रास्ता फिलहाल दिखाया गया है। लेकिन अब किसानों के खीमे से खबर क्या है? खबर यह है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और इन तीनों रियासतों के अंदर किसान जो है
किसान का एक दल जो है, किसान का एक गुट जो है, एक फैक्शन जो है, वो बगावत पर उतर आया है। और उनका मानना कि ना हम बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना किसी जमात को हम मदद करेंगे, बल्कि हम अपने इनफरादी कैंडिडेट्स को खड़े करेंगे। शायद संयुक्त किसान मोर्चा इसके हक में नहीं है, वो किसी और तरह जाना चाहता है, लेकिन जब किसानों के अंदर की बात है वो ये है कि अपने लोगों को खड़े करो, उनको असेंबलियों तक पहुंचाओ, ताकि उनके मसाइल जो है वो हल कर सके। देखना होगा कि ये जो दिलचस्प मामला सामने आ रहा है 3 रियासतों के चुनाव से कबल एसबीके के अंदर, वो किस तरीके से हल होता है। तो ये तो बात ही योगेंद्र यादव किसान मोर्चे की, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा पाकिस्तान की भी आपके सामने रखते हैं जी। गौर जी, हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान का दौरा, जो कल वहां पर दौरा उन्होंने किया, एक वफद के साथ ही अफगानिस्तान का दौरा किया, और वफद में ISI के चीफ, खारिजा सेक्रेटरी, कस्टम सेक्रेटरी और PIA के चेयरमैन उस वफद में शामिल रहे। और अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म हसन अखून के साथ भी वफूद की मुलाकात भी हुई, और दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी मसाइल, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसानी बहरान जैसे मसाइल पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है तबादुल ख्याल हैं। और साथ ही साथ जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से हालात अफगानिस्तान में अब बने हुए हैं, या हुकूमत को लेकर के किस तरह हुकूमत चलाने आगे बढ़ाना है, क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है, उस पर भी बात है। और साथ ही साथ जो अहम बात है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तोरखम गेट है वो बंद था पिछले कई दिनों से, उसको लेकर बात हुई है और दोबारा खोलने का फैसला भी लिया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ है, जब ये तोरखम गेट बंद हुआ था पाकिस्तान की जानिब से, उस पर रुकावटें खड़ी की गई थी, तो उसके बाद ही उस पर भी कल तबादुल ख्याल हुआ है और फैसला लिया गया, अब तोरखम गेट को खोला जाएगा। फिलहाल बड़ी बात जो सामने पाकिस्तान से आ रही है वो यह है कि अफगान ताजरों को पाकिस्तान के लिए वीज़े ऑनलाइन सहूलियात फराहम कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कल अफगानिस्तान के दौरे पर थे, और कल ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के ताजर है और तिजारत के लिए वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके लिए वीज़े की हदें जो है वो नरम कर दी गई हैं, और सरहदी मामलात और कशीदा अमूरात पर अफ़गान हुकूमत के साथ जो है वो गुफ्तगू की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी काबुल का एक रोज़े दौरा मुकम्मल करने के बाद जब पाकिस्तान वापस आए, तो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि तिजारत के मामले को और आसान बनाने की कोशिश की गई है, और यही वजह है कि वीज़े की शर्तें जो है वो नरम की गई है और तिजारत जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये तो बात थी जनाब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तिजारत के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि FATF का मामला है, और FATF के मामले के बीच खबर यह है कि पाकिस्तान को फ़िलहाल मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और कुछ और कार्रवाई करने के लिए FATF की तरफ से मांग की गई है। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से जो 3 रोज़ा इजलास 19 से 21 तक चला था, उसके बाद ही इजलास के बाद जब इजलास ख़त्म हुआ 3 रोज़ा इजलास, तो कल उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और FATF की सदर डॉक्टर मार्कोस फ्लेयर्स ने जो इजलास हुआ उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में रखा जाए। उनका मानना है कि कुछ जो पाकिस्तानी हुकूमत ने 34 में से तकरीबन 30 नकात में बेहतरी दिखाई है, और जो उनके सामने रखे गए थे कुछ मुतालबात, और उन पर उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, चाहे दहशतगर्दी को लेकर या जो माली इमदाद जो दहशतगर्द तंजीमों को की जाती हैं उसको लेकर उन्होंने मज़ीद इकदाम उठाने पर पाकिस्तान पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शराकतदारी की जो इसने बेहतरी दिखाई है उसको लेकर फ़िलहाल उसमें मज़ीद बेहतरी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में जब दोबारा इजलास होगा तो उसमें फ़ैसला लिया जा सकता है कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा या कि फिर इसे मज़ीद इसी में रखा जाएगा। ये आने वाला वक्त जो लश्कर, जैश, अलकायदा और तालिबान, ये वो नाम है जिनको लेकर FATF ने दोबारा से सवाल उठाए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है जी, एक तरफ से FATF के खिलाफ कार्रवाई की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ से FATF जो है वो तालिबान पर कार्रवाई की बात करो, दूसरी तरफ से तालिबान हुकूमत के अंदर है, तो ये दोहरा मियार जो है वो समझ से बाहर है। दूसरी बड़ी बात जो है, जहाँ तक तालिबान की बात करें तो अमेरिका के अंदर इंतहाई मतलूब तरीन लोग हैं, और उन पर इनामात का भी ऐलान किया गया, और जब आप लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे अफ़गानिस्तान के तो वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं।
तो ये भी समझ से बाहर है। लेकिन दबाव जो है वो पाकिस्तान पर ये है कि आपने और कार्रवाई करनी होगी, और जब आप कार्रवाई करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, तो हम आपकी उस कार्रवाई को देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे जी आपने कहाँ की ओर जाना। तो ये तो पाकिस्तान की बात है। मामला टर्की का भी सामने आया, और टर्की के लिए मुसीबतें और मुश्किलें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि FATF ने टर्की को भी इसी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और कहा है कि जिस तरीके से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग फराहम की जा रही है और जिस तरीके से हवाला ट्रांजैक्शंस को चलाया जा रहा है टर्की से, वो इंतहाई ख़तरनाक और तशवीशनाक है। और अगर इस ख़तरनाक हालात को काबू में नहीं किया गया तो टर्की के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान और टर्की दोनों ग्रे लिस्ट के अंदर है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब क्या कुछ सियासत FATF के अंदर देखने को जो है वो मिल सकती है, क्योंकि अब जब FATF की बात होगी तो टर्की और पाकिस्तान को एक साथ मिलकर काम करने की बात कही गई, क्योंकि जो तंजीमें कलदम तंजीमें पाकिस्तान के लिए कहा गया कि आपने कार्रवाई करनी है, वही लिस्ट सेम सौंपी गई है टर्की को भी, और कहा गया कि आपने भी वहाँ पर कार्रवाई करनी होगी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जो जिम्मेदार और जो बयान है उसके मुताबिक यहाँ पर ये बात कही गई है। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और रवा साल या नेक्स्ट ईयर के वक्त तक चुनाव वहाँ पर होने हैं, और चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो और मुल्क और उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी पारा तेज़ ना हो, शायद ये मुमकिन नहीं है। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच ज़ुबानी जमाबंदी और ज़ुबानी जंग का जो सिलसिला है वो तेज़ हो गया है, बयानात का सिलसिला तेज़ हो गया है। और गुज़श्ता दिनों उमर खालिद के वालिद की मुलाकात का मामला इन दिनों सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र अपनी एक तकरीर के दौरान किया और कहा कि किस तरीके से साजिशें रची जा रही है खालिद के वालिद की तरफ से, क्योंकि उन्होंने सपा के सीनियर लीडर के साथ मुलाकात करते हुए कई चीज़ें जो है वो वहाँ पर बनाई है। एक तरफ से ये बयान आया, उसके मुकाबले में बयान जो आया है वो दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनका मानना है कि उमर खालिद के वालिद की मुलाकात करना ऐसा मसला बनाया गया है जैसे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीम के साथ कप ऑफ टी पी हो या बिरयानी प्लेट पर बिरयानी खाई हो। इस तरीके की बातें जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये उत्तर प्रदेश का मामला जब होता है ये सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और ये अब इल्ज़ामात लगाए जाने की जनाब मजहबी फसाद पैदा करने की हत्तुरममकूल कोशिश जो है वो की जा रही है। ये बयान हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से भी आ रहा है, और यही बयान और यही इल्ज़ाम जो है वो हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की तरफ से भी आ रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब तक आप उत्तर प्रदेश की अभी तक की सियासत को देखेंगे, जब भी चुनाव हुए हैं तो हालात पुरकशीदा हुए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिरेल होती हुई नजर आई है। इस बार ऐसा ना हो उम्मीद तो करें, लेकिन बयानात, काउंटर बयानात, इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हो गया है योगी के बयान के बाद। अब ज़रा आते हैं एक अहम खबर की ओर, और खबर आपको पंजाब की बताते हैं, क्योंकि मामला जब पंजाब का हम आपको बताएंगे तो ज़रा सियासत से हटकर बात बताएंगे। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना है, और कोरोना की वजह से फाइनेंशियल सेटअप जो है वो सबका डिरेल हुआ है। और जब हम मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की बात करते हैं, तो सूरत हाल बेहतर नहीं है। लेकिन इन हालात के बीच पंजाब ने एक बाजी मारने की कोशिश की है। पंजाब में सरमायाकारी हो, इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला लिया है कि 2 रोज़ा इन्वेस्टर समिट बुलाया जाएगा पंजाब के अंदर। खबर को ज़रा ध्यान से समझिएगा, पंजाब के अंदर 2 रोज़ा इन्वेस्टर समिट बुलाया जाएगा। अक्टूबर 26 और 27 तारीख को फाइनल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये कहा गया कि जनाब जितने भी लोग हैं जो सन्नतकारी और सन्नत के साथ वो लोग जुड़े हैं और जो रियासत के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, सरमायाकारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो इसका हिस्सा बने जी। और इस पंजाब इन्वेस्टर समिट जो है PPIS जो है ये 26 और 27 को होनी है। और इस सिलसिले में चरणजीत सिंह चन्नी जो वज़ीर आला है उन्होंने आज खुद इस मामले में जो रिव्यू लिया, और रिव्यू लेने के बाद सभी स्टेक होल्डर और सभी लोगों से कहा कि वो इस मामले को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाए और सरमायाकारी को यकीनी बनाए पंजाब के अंदर। बड़ी दिलचस्प बात है जी, पंजाब के अंदर सरमायाकारी करनी है और इन्वेस्टर समिट होना है।
अब इस इन्वेस्टर समिट या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर रियासत सत्यपाल मलिक साहब का दौर था और रियासत हुआ करती थी जब लद्दाख एक सूबा की हैसियत से था, जम्मू एक सूबा था, कश्मीर एक सूबा था और सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिए इन्वेस्टर समिट होगी और इन्वेस्टर समिट करवाने के लिए मुल्क के अंदर भी मैराथन किया गया और मुल्क के बाहर भी कुछ लोगों को भेजा गया। उसके बाद हालात किस तरीके के हुए, रियासत दो हिस्सों में तकसीम हुई। अगले गवर्नर साहब मुर्मू साहब आए, उन्होंने भी इसको स्टैंड बाय रखा, कहा कि इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, सन्नती इनकलाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे पास आए मनोज सिन्हा साहब, और सिन्हा साहब ने डे वन ही कहा कि देखिए इक्तिसादियात को तेज़ करना और माइशत को पटरी पर लाना वक्त की जिम्मेदारी है और हम भी जनाब इस समिट को लाएंगे। लेकिन कोरोना तब तक बहुत पीक पर आ चुका था, रह गया है। लेकिन पंजाब ने एक रोड मैप हमें दिखाया कि देखिए अगर आपने इन्वेस्टर समिट करनी है ये हो सकती है और पंजाब की लाइन को शायद जम्मू कश्मीर को भी टो करना होगा, तभी जाकर शायद कोई इन्वेस्टर समिट जम्मू कश्मीर के अंदर हो सके। और ये कहा गया था कि ये पहला मौका होगा जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर समिट्स होंगी। और जब आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हैं, फाइलें बहुत है, प्रोजेक्ट्स बहुत है, प्रपोजल्स बहुत है, लेकिन मीटिंग की ज़रूरत है। लेट अस होप सो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने वादे को पूरा करें, इंतज़ामिया वादे को पूरा करें, एक समिट को बुलाएं और हम देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सरमायाकारी हो सकती है आज के दिन, क्योंकि कोविड की रफ्तार बहुत डाउन है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना शुरू हो गया है, वीज़े दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को बुलाना शायद उतना बड़ा मामला नहीं हो सकता। तो लेट अस होप सो कि पंजाब की तरफ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्वेस्टर समिट जो है वो हो सके। ये तो जनाब बात थी ऊपर यानी मुल्क की सतह की। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की खबर की और उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की खबरों पर जब हम आएंगे तो बात ज़रा रात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रात देर गए शहर श्रीनगर के हसास इलाके सिविल लाइंस के चांदपुरा इलाके के अंदर गोली चली। जी हाँ, श्रीनगर के छानपुरा इलाके में शाम तकरीबन 8 बजे के करीब गोलियों का तबादला हुआ। ये गोलियों का तबादला कब हुआ, कैसे हुआ? जब वहाँ पर रोज लैन के करीब, छानपुरा रोज लैन के करीब फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक नाका लगा था, क्योंकि उनको एक इतला मिली थी, मुसद्दिका इतला के मिलिटेंटों का यहाँ से गुजर होगा। उसके बाद वहाँ पर नाका शुरू हुआ और नाका जब लगाया गया तो एक गाड़ी में सवार मिलिटेंट, जब उसे रुकने का इशारा किया गया तब वो नहीं रुके और उसमें से मिलिटेंट उन्होंने गोली चलाई ही नाका फाटी पर। उसके बाद ही दोनों तरफ से गोलियों का तबादला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके बाद ही पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से उस पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई काफ़ी देर तक जारी रही। छानपुरा इलाका और ये मिलिटेंटों की श्रीनगर में इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार बढ़ रही हैं और ये तब हो रहा है जब वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा है। उससे कबल ऐसे भी हम देखेंगे कि ना वज़ीर दाखिला साहब का दौरा तो ठीक है, लेकिन मामला ये है कि शहर श्रीनगर के अंदर इस तरीके के इंसिडेंट्स होना ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। और जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के ज़राया हमें बता रहे हैं, उनका मानना है कि देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, पहले शहर श्रीनगर मुझे याद है कि बहुत कम इस तरीके के इंसिडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। और ये जो ट्रेंड है ये एक और परेशानी सबके लिए जो है वैसे खड़ा कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पहले हम क्या देखते थे, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर के आसपास मिलिटेंट्स की मूवमेंट हुआ करती थी, या वो साउथ से आते थे या सेंट्रल कश्मीर या कहीं से आते थे, तो शहर के अंदर बहुत कम मूवमेंट थी। लेकिन अब छानपुरा का एरिया अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। डाउनटाउन का एरिया लगातार सुर्खियों में, मिलिटेंट मूवमेंट की खबरें इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार मिलती रहती है। तो ये जो ट्रेंड बन रहा है ये खतरनाक है, अलार्मिंग है, और शायद यही वजह है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के इंतजाम भी जो है किए जा रहे हैं। रात देर गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा है, लेकिन अभी की ये खबर है कि शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तलाशी कार्रवाइयाँ भी चल रही है कुछ रिहायशी इलाकों के अंदर। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सही तजम्मुल फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए खबर सामने आई छानपुरा का इलाका, जहाँ पर फायरिंग से इलाका तो ज़रूर दहल उठा, दहशत थी, लेकिन रात देर गए ही ये खबर भी आई कि जनाब ऑपरेशन जो है शायद कॉल ऑफ किया जाएगा, क्योंकि रिटेलिएशन में कुछ दिख नहीं रहा है। और फिर तलाशी कार्रवाइयाँ रात देर गए तक छानपुरा के आसपास इलाकों में चलती रही है। अभी ताज़ा तरीन क्या कुछ खबर है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ज़राए आपके क्या कुछ कह रहे हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया। चांदपोरा इलाके में कल रात ही ऑपरेशन कॉल ऑफ किया और पीसफुली कॉल ऑफ किया गया, जिसका बाकायदा ऐलान जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाकर कहा कि अब चांदपोरा और उसके आसपास में रोजलैंड कॉलोनी जो है वहां से इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के इस एरिया में जब आप नटीपोरा से लेकर चांदपोरा और बीते महीने में मिथन चांदपोरा में सीआरपीएफ की तरफ से मिसफायर हुआ, उसके बाद भी कुछ इबाम सा खड़ा हो गया। उसके बाद नटीपोरा के आसपास में एक लोकल मिलिटेंट शाम देर गए मारा गया। उसके बाद इस पुलिस पोस्ट चांदपोरा के नजदीक में एक बार आईईडी को डिफ्यूज किया गया, एक बार हैंड ग्रेनेड फेंका गया। उसके बाद ये एरिया लगातार खबरों में रहा, लेकिन कल शाम जिस वक्त ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जराये के मुताबिक रोजलैंड कॉलोनी के आसपास में 2 बंदूक बरदारों को अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा था और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस नजदीक पहुंची तो कहा जाता है कि गोलियों का तबादला चंद सेकंडों तक हुआ और उसके बाद चूंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, गुंजान आबादी वाला इलाका है, उसके बाद काफी कोशिश की गई मिलिटेंटों का ताकुब करने की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने करीबन 2 से ढाई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें एसओजी पुलिस और सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया। लेकिन आखिर पे यह बताया कि इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। अगर जराये का यकीन किया जाए तो खबर हमारे पास यह है कि 1 से 2 मिलिटेंट और एक उनके साथ में हो सकता है कि एक और शख्स हो जो इनको एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ ले जा रहा ये भी खबर आ रही है, पुलिस का कहना है कि जो वो एक गाड़ी में सवार थे और जिस गाड़ी में वो सवार थे उस गाड़ी को भी सीज किया गया है। देखिए, पुलिस अभी इसका जो इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट है उसको इस तरह से ट्रांसपोर्ट का क्या इस्तेमाल किया गया है, कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है और ये गाड़ी किसके पास है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट के साथ फिलहाल उसको बड़े खुफिया रखना चाहता है। और उस गाड़ी का इस्तेमाल जिसमें ये मिलिटेंट जाने लगे थे या इसका इस्तेमाल करते रहे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इनकाउंटर को अगर जिस वक्त हमने देखा कि शायद ये सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हो जाएगा, कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स हमने सुने, कुछ आवाजें सुनी, लेकिन उसके बाद रोजलैंड चांदपोरा कॉलोनी में चूंकि जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, धर मेडिकेट हैं और बाकी लोग जो हैं वो भी अपने घरों को जाना चाहते थे। बेशतर लोग जो है रोजलैंड कॉलोनी के अंदर रहते हैं, उन्हें बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाने दिया। ये करीबन 11 बजे रात बाद की बात है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल आपका। ये थे चांदपोरा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां रात देर गए तक ऑपरेशन चलता रहा, जब वहां पर मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हो। एक गाड़ी में सवार, ये पुलिस की जानिब से कहा गया है, गाड़ी में सवार थे, नाके के दौरान गोली चली है, उसके बाद ही गाड़ी को सीज किया गया और काफ़ी देर तक ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात अब करेंगे वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से ही। जी हाँ, वादी कश्मीर के अंदर शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर अजला में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा भी है, 23 से 25 अक्टूबर तक जो है कल से शुरू हो गए उनका दौरा, 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर का। उससे कबल ही वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो शहर श्रीनगर लाल चौक के अंदर पुलिस की सीआरपीएफ की जानिब से जो चेकिंग की जा रही है, मुसाफिरों से शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जो भी इनके पास बैग वगैरह उनकी भी तलाशी ली जा रही है। और साथ ही साथ कई मकामात पर बाइक और गाड़ियों को भी सीज किया जा रहा है। उस सिलसिले में जब आम लोगों ने उस पर सवाल उठाए तो पुलिस की जानिब से आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है। उनका मानना है कि जो इंटरनेट शटडाउन, कई मकामात पर जो इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली हुई है या जो बाइक उनकी सीज हुई है, उस पर पुलिस की जानिब से बयान भी जारी हुआ। उनका मानना है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हालात जो बने हुए हैं वादी कश्मीर के अंदर, जो हालिया हलाकतें हुई हैं, उसके पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है। और जिस तरह से तलाशी अभियान चल रहा है या बाइक या गाड़ियों को सीज किया जा रहा, वो इसकी एक कड़ी है। जनाब वाला आईजीपी साहब का बयान उस वक्त सामने आया है जब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सवाल खड़े कर दिए कि जनाब आप शहर श्रीनगर के अंदर 2 पहिया वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनका सीजर कर रहे हैं, चाहे उनके पास कागजात हो ना हो। और एक हर दिन हम मुख्तलिफ पुलिस थानों के बाद लंबी लंबी लाइनें देखते हैं जी, ये जनाब सही नहीं है। तो उसी के जवाब में ये कहा गया कि जनाब ये होम मिनिस्टर के विजिट के साथ नहीं है, जनाब सिक्योरिटी प्लान एक है और उसी प्लान के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। बावसूख ज़राया से जो हमारे पास इत्तला है
कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये खदशा है कि जो पिछले कई दिनों से श्रीनगर के अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें बाइक का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बाइक पर पाबंदी है। इससे पहले आपको याद होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कह रहे थे कि जनाब जम्मू कश्मीर के हालात अगर ख़राब हो रहे हैं तो उस ख़राब होने का उस खराबी के पीछे जो वजह है वो सीधी बात ये है कि जनाब वाला वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंटरनेट पर पाबंदी रही। बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और ये कहा कि ऐसी जनाब नई चीज़ें नहीं है, कल मिलिटेंट वैगनार का इस्तेमाल करेंगे तो वैगनार बंद करनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा हमने देखना पड़ेगा जी, जनाब सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिलहाल सिक्योरिटी टाइट है और सिक्योरिटी इस कदर टाइट है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 1996 के बाद, 90 की मैं बात नहीं करूँगा बल्कि 96 के बाद पहली बार ये देखा है कि ख़वातीन अमला भी सड़क पर है और ख़वातीन की भी छामा तलाशी गाड़ियों से नीचे आकर जो है वो ली जा रही है। और शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरीके की सूरत हाल श्रीनगर नहीं बल्कि एंटायर कश्मीर प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा और आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि दाखिला वज़ीर के साथ कौन लोग आ रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि सन्नती इनकलाब का जो नारा दिया गया था कितना सराब साबित हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों खबरों पर तफसील के साथ आपके साथ।